हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की इस ई लेक्चर सीरीज जो अभी चली आ रही है, कंबशन इन एसआई इंजन। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वेरियस स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन, तो कंबशन स्टेजेस के बारे में पढ़ा जो 3 प्रकार की थी: इग्निशन लैग, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, आफ्टर बर्निंग। आज हम जो पढ़ेंगे जो इग्निशन लैग है, तो इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन इग्निशन लैग आज का अपना जो टॉपिक ये है। अभी तक हम जो आसपास इंजन देखते हैं, जितने भी स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का, सभी का इंजन, हम ये फ़र्क महसूस नहीं कर पाते कि कौन सा पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है। लेकिन सब ये है कि सभी गाड़ियाँ चलती हैं, पावर देती है। लेकिन अंदर का जो फिनोमेना, जो दहन का जो फिनोमेना है, कंबशन फिनोमेना है, वो दोनों में अलग अलग होता है। और उसी का हम स्टडी कर रहे हैं, अंदर के बारे में जान रहे हैं अपन। दहन कक्ष के अंदर क्या होता है फ्यूल के साथ में, ये बहुत ही रोचक टॉपिक है जो सभी जानना चाहते हैं इंजन के बारे में। छोटा बच्चा वो भी जानना चाहता है कि इंजन कैसे काम करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है अगर इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो अपने पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें वेरी स्टेजेस के बारे में पढ़ा। और स्टेज हमने ये स्टेज अलग अलग देखी है कि 3 स्टेज है। उसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेज को लेते हैं अगर ये अपना टीडीसी पॉइंट है, ये टीडीसी पॉइंट, तो टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक में बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ जाता है, तो ये जो नीचे का जो अपना एक्स एक्सिस है, तो इस पर हम जो शो करेंगे वो क्रैंक एंगल थीटा को शो करते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम शो करते हैं प्रेशर को, कि प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम कुछ डिग्री पहले, मतलब टॉप डेड सेंटर पहुंचने से कुछ डिग्री पहले का क्रैंक एंगल और कुछ डिग्री बाद तक की अगर बात करें, तो जिसमें तीनों स्टेज आ जाए। हालांकि अपन जनरली स्टार्ट करते हैं 100 डिग्री पहले से स्टार्ट करते हैं अगर स्टेज दिखानी हो अपनी। लेकिन अपन आज जो स्टडी करेंगे वो स्टडी सिर्फ इग्निशन लैग की स्टडी करेंगे। वो अप्रोक्सीमेट 10 से 20 डिग्री क्रैंक एंगल होता है, इग्निशन लैग जो पीरियड होता है। तो अगर हम थ्योरेटिकल साइकिल की बात करें, सभी लोग जानते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है, या ऑटो साइकिल पर काम करता है। ऑटो साइकिल क्या होता है, उसमें जो दहन होता है, कंबशन होता है, वो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, मतलब निश्चित आयतन पे दहन होता है, फिक्स आयतन पे दहन होता है। ये थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल साइड। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरा ईंधन एक साथ जल जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो पिस्टन के बिना मूवमेंट में पूरा जो फ्यूल है वो टॉप डेड सेंटर पे जल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन आप अगर इसको शो करना चाहे तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल जो कर्व होता है, तो थ्योरेटिकल कर्व अगर अपन हम मान के चले कि यहाँ से 30 डिग्री से लेके और आगे 30 डिग्री तक की अगर बात करें, तो थ्योरेटिकल कर्व जो है तो वो अपना होगा कि यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं हम, तो टीडीसी तक क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद में हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है टीडीसी पर पूरा फ्यूल एक साथ जलता है, और प्रेशर जलने से हीट निकलती है, हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी पॉइंट पर पूरा प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ से फिर एक्सपांशन स्ट्रोक शुरू होता है। तो वो फिर इस तरह से, तो ये जो ग्राफ है इसका, ये ग्राफ है अपना थ्योरेटिकल ग्राफ। लेकिन जो एक्चुअल साइकिल की बात करें, तो एक्चुअल में फिर एक होता है मोटरिंग कर्व। एक्चुअल में अगर बाई चांस स्पार्क काम नहीं किया या किसी वजह से फ्यूल का दहन नहीं हुआ, अगर फ्यूल का दहन नहीं होता है तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसी तरह से ये जो कंप्रेसर स्ट्रोक चल रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से चलते हुए
लेकिन यहाँ पे टीडीसी पर मैक्सिमम प्रेशर पहुंचेगा। मैक्सिमम पहुंचने के बाद में वापस से ये आ जाएगा। क्यों? इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को मोटरिंग कर्व बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरी जो कर्व है, मोटरिंग कर्व में क्या नहीं हुआ? दहन नहीं हुआ, इग्निशन नहीं हुआ। जब स्पार्क नहीं हुआ, या तो हो सकता है स्पार्क नहीं हुआ, या किसी वजह से भी, कोई भी कारण रह सकता है, लेकिन किसी वजह से दहन कक्ष के अंदर फ्यूल का दहन नहीं हुआ। तो दहन नहीं होगा तो हीट नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकले, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो एक कर्व क्या होगा? सिर्फ पिस्टन के मूवमेंट के कारण ही प्रेशर बढ़ रहा है अंदर। वो क्यों बढ़ रहा है? कि जब दोनों वाल्व जो बंद होते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक में, और जो जो पिस्टन ऊपरी की तरफ जाएगा, तो जो मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। और जो ही पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि जो इग्निशन है, इग्निशन या स्पार्किंग, तो स्पार्किंग को अगर हम यहाँ कहीं पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर स्पार्क हुआ, इस पॉइंट पे ए पे स्पार्क हुआ। स्पार्क होने के बाद उसमें इग्निशन लैग, जिसको हम इग्निशन लैग बोल रहे हैं, डिले होता है। ये हम पिछले में चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी फ्यूल है कि स्पार्क होते ही तुरंत नहीं जलता। यहाँ तक कि जो अपन कागज़ जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, उसको भी अगर कुछ देर तक हमें लो या उसको हीट के अंदर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जलता है। तो ये जो पीरियड होता है, ये उसका डिले पीरियड होता है। उसके बाद जब जलना स्टार्ट करता है, तो अगर हमें इसकी पेट्रोल इंजन की बात करें, तो एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी है इग्निशन लैग, ये डीजल इंजन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, पेट्रोल इंजन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर इग्निशन किससे होता है? हम जानते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है, इसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है। कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से ये जो मैक्सिमम जो प्रेशर होता है टीडीसी या उसके पहले, वहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं हो पाता कि पेट्रोल अपने आप जल जाए। स्वतः प्रज्वलित तापमान से कम टेम्परेचर रहता है। तो अब इस हमें पेट्रोल जलाना है, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? एक्स्ट्रा ऐड स्पार्क की सहायता से हम कुछ हीट देते हैं। तो हीट जो स्पार्क होता है, तो उस टाइम फ्यूल उसके आसपास जो एक लाइन होती है, स्पार्किंग की जो लाइन होती है, जो बहुत बारीक हेयर, जो बाल जो होता है ना, बाल की तरह एक पतली लाइन सी निकलती है इलेक्ट्रॉन की, और उसकी हीट से उसके आसपास का फ्यूल तो जल जाता है। तो इग्निशन लैग एक तरह से तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जो पेट्रोल इंजन की बात करें तो इग्निशन लैग नहीं है, लेकिन वहाँ जो जो फ्यूल जला उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, और बबल तो बन गया एक तरह से, फ्यूल जल के उसके एक बबल बन चुका है, सोप बबल जो होता है उसकी तरह से वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन उस टाइम उसमें कुछ टाइम लगता है बाकी का फ्यूल जलने के लिए। जी, ये जो बबल है, तो ये उस पूरे वॉल्यूम की बात करें या अपन उससे जो बर्निंग हो रहा है, तो ये एक तरह से 1.5% से 2% तक का मिक्सर वही जलता है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम जलता है। और उसका जो बबल होता है वो अप्रोक्सीमेट, जो अगर उसकी हम बात करें वॉल्यूम की, तो 5% का ही बबल होता है। तो ये बहुत कम हीट निकलती है इससे। तो इस हीट से जो अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ता, और प्रेशर नहीं बढ़ता, तो ये जो कर्व है, तो ये कर्व उसी जो मोटरिंग कर्व के साथ साथ ही चलेगा। तो यहाँ से लेके जब उसके बाद में तो पूरा फ्यूल एक साथ जल रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक हम आए बी तक। तो यहाँ क्या हुआ कि बी तक आने में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि हालांकि इग्निशन हुआ, लेकिन बहुत कम एरिया में हुआ, मतलब 5% वॉल्यूम में इग्निशन हुआ, बहुत कम फ्यूल जला। तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी कि उसका प्रेशर बढ़ा सके। तो इस पीरियड को इग्निशन लैग भी कह सकते हैं। इसमें जो बाकी के जो फ्यूल है, उसका जो बबल के चारों तरफ का जो बाउंड्री है, वहाँ पर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। इसमें जो फिजिकल डिले तो होता ही नहीं, क्योंकि पहले से ही जो एमपीएफआई सिस्टम या जो कार्बोरेटर है, उसमें पहले से ही मिक्सर तैयार हो जाता है, मिक्सअप रहता है एयर के साथ में, सिर्फ केमिकल डिले होता है। तो केमिकल डिले, या इसको इस स्टेज को अपन प्रिपरेशन स्टेज भी बोल सकते हैं, कि फ्यूल जलने के लिए तैयार हो रहा है। तो जो बी पर जब पहुंचता है, तो उसके बाद में क्या है कि फ्यूल जलना स्टार्ट करता है उस बबल के चारों तरफ, और बबल धीरे धीरे पूरे सिलेंडर के अंदर आगे बढ़ती है। और वो स्टेज होती है फ्लेम प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम। तो ये ए से बी, अब बी में यहाँ के बाद में, जो बी के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये कर्व का जो प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट होता है।
और फिर इस तरह से। तो ये जो येलो कलर में दिखाया है ये एक्चुअल उसका जो टी और थीटा के अंदर ग्राफ है। तो बी से ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला स्टेज है प्रोपेगेशन स्टेज, उसका हम आगे स्टेज इसका अपन स्टडी करेंगे कि इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो आज का जो अपना है कि ए से बी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ए से बी इग्निशन लैग या इग्निशन डिले हम जो बोल रहे हैं एक्चुअल में तो पेट्रोलिज्म नहीं होता, लेकिन जो डिले तो हो रहा है। डिले किस में हो रहा है कि जो प्रेशर बढ़ने में जो डिले हो रहा है कि यहाँ तक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। और बी पॉइंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बी पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर जो एक्चुअल कर्व है मोटरिंग कर्व से अलग हो जाता है। ये एक्चुअल कर्व है अपना और ये वाला मोटरिंग कर्व है। तो मोटरिंग कर्व से जहाँ जिस पॉइंट पे कर्व अलग होता है उसी पॉइंट को बी पॉइंट कहते हैं। तो कर्व अलग क्यों होगा कि जब उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है ये अपना है, इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है और ये टाइम पीरियड बहुत कम होता है। 0.0015 से लेके 0.0020 सेकंड, बहुत कम टाइम होता है। अगर इसको अपन इसमें थीटा के अंदर ले तो 10 से 20 डिग्री करेंगे एंगल के आसपास होता है। इग्निशन लैग का पीरियड बहुत कम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है फ्यूल। अब इसी डायग्राम के अंदर शो कर रहा हूँ ताकि डायग्राम भी बड़ा रहे तो यहाँ अपने को समझने में भी आ जाएगा। तो जो पहला फैक्टर है वो है अपना फ्यूल। तो फ्यूल कैसे इग्निशन जो ए बी के बीच का टाइम है इग्निशन डिले या इग्निशन लैग को कैसे प्रभावित करता है। तो फ्यूल जो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो सभी का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है मतलब स्वतः प्रज्वलित तापमान सबका अलग अलग होता है। तो वह फ्यूल जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें इग्निशन लेग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको मतलब वो टेम्परेचर पहुंचने तक वहाँ तक टेम्परेचर पहुंचने में टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो फ्यूल का क्या इफेक्ट होगा, फ्यूल का इफेक्ट ये है कि जिसमें सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा, तो या तो अपन इस नए सिरे से अलग ही लिखते हैं इसको सभी फैक्टर को। तो पहला पॉइंट अपना हो गया फ्यूल। और फ्यूल में जिस फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर SIT जो मैंने लिखा है क्या, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका इग्निशन लैग IL इग्निशन लैग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा जो अपना पॉइंट है इसमें वो है मिक्सर रेशियो। तो मिक्सर रेशियो क्या है, मिक्सर इसमें हवा और फ्यूल का मिक्सर है। इसको एयर फ्यूल रेशियो के नाम से भी जानते हैं, एयर फ्यूल रेशियो या फ्यूल एयर रेशियो। और ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो केमिकल करेक्ट रेशियो जो होता है वो पेट्रोल के लिए अप्रोक्सीमेट 14.5 रेशियो आता है। तो 14.5 इसका मीनिंग क्या हुआ, मिक्सर रेशियो को हम या तो एयर फ्यूल रेशियो के रूप में शो कर सकते हैं और या हम किसके रूप में शो कर सकते हैं, फ्यूल एयर रेशियो के रूप में शो कर सकते हैं। और जो केमिकली करेक्ट रेशियो है उसको हम मान लेते हैं 100%। तो 100% अगर जब मान लेते हैं तो उससे अगर ज़्यादा, अब यहाँ हम जो बात करेंगे वो पेट्रोल की मात्रा से बात करेंगे कि उस रेशियो से, उस रेशियो में जो पेट्रोल की मात्रा है तो उस रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो केमिकली करेक्ट रेशियो होता है अपना, केमिकली करेक्ट या इसको स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। तो इसकी स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो, ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो केमिकली करेक्ट रेशियो भी इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर 1 लीटर फ्यूल को जलने के लिए आवश्यक एयर की मात्रा, यहाँ पर फ्यूल और एयर रेशियो है तो 1 लीटर हम लेते हैं फ्यूल
अनुपात, तो उसके लिए कितनी हवा की आवश्यकता पड़ेगी कंप्लीट जलने के लिए। एक भी पार्टिकल बचना नहीं चाहिए, न तो हवा ज़्यादा होनी चाहिए न कम, कंप्लीट जलाने के लिए। तो वो जो रेशियो होता है तो वो होता है केमिकली करेक्ट रेशियो, और ये पेट्रोल के लिए अप्रोक्सीमेट होता है 14.5 लीटर एयर। तो इसको हम मानते हैं केमिकली करेक्ट है, इसको हम 100 मान लेते हैं। अब अगर 14.5 एयर के अंदर अगर 1 लीटर पेट्रोल है, वो तो केमिकल करेक्ट 100% मान लेंगे। अगर इसमें 14.5 लीटर एयर में अगर 1 लीटर से कम पेट्रोल है तो वो क्या होगा, लीन मिक्सचर, मतलब पुअर मिक्सचर। पुअर किस मामले में, फ्यूल के मामले में। अगर उसमें फ्यूल की मात्रा, अगर 14.5 लीटर एयर के अंदर फ्यूल की मात्रा 1 लीटर से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, रिच मिक्सर होगा। तो इसी के आधार पर ये जो इग्निशन लैग है तो उसका वो कैसे प्रभावित करता है, तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे। तो इसका जो डायग्राम है तो इस तरह से आएगा। यहाँ जो अपन वर्टिकल एक्सिस है इसके अंदर लेते हैं जो इग्निशन लैग IL इग्निशन लैग, और वो किसके अंदर लेंगे, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर लेंगे। और जो नीचे का एक्सिस है इस पर हम लेंगे मिक्सर स्ट्रेंथ। क्या लेंगे यहाँ पे, मिक्सर स्ट्रेंथ। जो केमिकल करेक्ट की हमने जो बात की उसको ले लेते हैं यहाँ पे 100%। तो इसमें जो इग्निशन लैग और मिक्स स्ट्रेंथ में जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। इसको आप देख लीजिए, इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जो इस 100% से इस साइड में क्या है, वीकर, मतलब यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर 50, और इस तरह से ये 25 और 0, और इस साइड में 120 140। इस तरह से इसका जो मिक्सचर रेशियो है आगे बढ़ता जाएगा, और 180 तक हम मान लेते हैं 180%। तो 180% का मतलब ये है कि उसके अंदर 80% फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है, ये जो रेशियो जो केमिकल करेक्ट से ज़्यादा है। तो ये तो हो गया पुअर मिक्सचर। यहाँ पर क्या होता है, पुअर मिक्सचर, और इस साइड में होगा रिच मिक्सचर। रिच मतलब किस मामले में, रिच धनवान, पैसों के मामले में नहीं, पेट्रोल के मामले में। और यहाँ पर जो पुअर है वो किस मामले में है, पेट्रोल के मामले में। इसको लीन भी बोलते हैं, लीन मिक्सर भी बोलते हैं। तो यहाँ हम जो ग्राफ से देखते हैं कि जो जो जितना ज़्यादा लीन होगा तो इग्निशन लैग भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ की बात करें, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर काफ़ी लीन है, तो यहाँ पर इग्निशन लैग की वैल्यू भी मिली सेकंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ये इतनी आ रही है। जब इसमें पेट्रोल की मात्रा बढ़ाते जाएं तो लीन कम होता जाएगा, तो जब यहाँ आते हैं तो इसमें इग्निशन लैग थोड़ा और कम होगा। तो इस तरह से देखते देखते सबसे जो मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है। तो जो सबसे कम इग्निशन लैग कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो मिनिमम इग्निशन लैग कहाँ पर होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 120% या 110%, 110 और 120 के बीच में कहीं पर भी पॉइंट होता है। तो एक तरह से रिचर साइड में होता है, रिच साइड में होता है मिनिमम इग्निशन लैग। उसके बाद में हम अगर ज़्यादा उसको रिच करें, जैसे यहाँ मिनिमम है 115 के आसपास, इसमें जो इस ग्राफ की बात करें, तो इसके बाद में अगर अपने 140 कर दिया तो 140 पर ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट पर वापस से अगर इधर देखें अपन तो वापस से क्या होगा, मिली सेकेंड में इग्निशन लैग बढ़ना शुरू हो गया। अगर और अपन ज़्यादा रिच करेंगे तो इसमें भी बढ़ना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इग्निशन लैग है मिक्सर रेशियो पर इस तरह से डिपेंड करता है कि ज़्यादा लीन होगा तब भी इग्निशन लैग ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रिच होगा उस टाइम भी इग्निशन लैग ज़्यादा होगा। अब जो तीसरा पॉइंट अपना है, इसमें हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में इनिशियल टेम्परेचर। तीसरा है इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि दोनों पॉइंट अपने हो गए, फ्यूल का हो गया और मिक्सर रेशियो, दोनों में उसमें फ्यूल के रिलेटिव है। अब एक बात ये ध्यान रखना कि किसी भी वजह से दहन कक्ष के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, इग्निशन लैग कम होगा। ये हम भी देखते हैं
कि जब कोई आग जली हुई है उसके अंदर अगर कोई लकड़ी डालते हैं वो तुरंत जल जाती है। क्यों? कि पहले से टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, और वो जो प्रिपरेशन, जो जलने की जो तैयारी होती है उसमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर कोई आग जल रही है उसके अंदर अगर हम कागज़ डालते हैं तुरंत कागज़ जल जाता है। अगर लेकिन अपन नए सिरे से अगर कागज़ को जलाते हैं तो उसमें क्या है, उसको प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, किसी भी वजह से दहन कक्ष के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इग्निशन डिले या इग्निशन लेग क्या होगा, कम होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर इंक्रीज, जो ऊपर की तरह एरो दिखा रहा हूँ मैं, ये शो कर रहा हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इग्निशन लैग या इसका दूसरा नाम डिले पीरियड, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी तरह से चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं, इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर भी अगर ज़्यादा है तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो दहन कक्ष के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इग्निशन लैग क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से और भी हम जो भी पॉइंट दहन कक्ष का टेम्परेचर बढ़ाते हो वो भी बाकी भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 5 नंबर के अंदर ये ले सकते हैं हम कि जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, तो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टी एटमॉस्फेयर, तो अगर ये ज़्यादा है तो इसमें भी क्या होगा, डिले पीरियड क्या होगा, इसमें भी इग्निशन लैग कम होगा। इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा का मतलब अगर एक मैदानी इलाका है और एक पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाका पर प्रेशर कम होता है और मैदानी में ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी अगर देखेंगे हम तो वहाँ पर भी ये फ़र्क महसूस आएगा। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर क्या डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और उस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इग्निशन लैग कम होगा। इसी तरह से अगर और पॉइंट लें, फ्यूल टेम्परेचर, अगर जो फ्यूल जो सप्लाई दे रहे हैं, अगर फ्यूल टेम्परेचर की बात करें तो फ्यूल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, इसमें भी इग्निशन लैग क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब किसी भी वजह से टेम्परेचर अगर ज़्यादा आ रहा है तो डिले पीरियड क्या होगा, कम होगा। 7 नंबर हम कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि हम एक अमाउंट को एक फिक्स अनुपात जो दहन कक्ष के ऊपर होता है कलियस वॉल्यूम, उसके अंदर हम कंप्रेस करते हैं। तो जितना ज़्यादा अवकाश आयतन या कलियस वॉल्यूम कम रहेगा तो जो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम है उतने में कंप्रेस होगा। जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा तो कंप्रेशन रेशियो हाई, तो हाई होने से एक तरह से प्रेशर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा। और साथ में अगर देखें कंप्रेसर जो हाई तो प्रेशर भी हाई होगा, तो उसकी वजह से इग्निशन लैग क्या होगा या डिले पीरियड क्या होगा, कम होगा। और हम बात करें टर्बुलेंस की या इलेक्ट्रोड गैप, इससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड गैप। इलेक्ट्रोड का जो गैप होता है तो ये किस तरह से डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड का जो गैप होता है हम देखते हैं कि उसमें कुछ से लेके, जैसे ज़्यादातर जो सेटिस्फैक्ट्री जिसकी बात करते हैं हम गैप जो होता है, और जो कंप्रेशन रेशियो अगर 6-7 से ज़्यादा हो, 6 से, क्यों जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में 5 से लेके 11 तक कंप्रेशन रेशियो लेते हैं। तो अगर कंप्रेशन रेशियो 7 या 7 से ज़्यादा हो तो जो सेटिस्फैक्ट्री जो गैप होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, स्पार्क प्लग जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके जो गैप होता है वो हम लेते हैं 0.625। हाँ, तो यहाँ पर जो अपना 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट जो फैक्टर है वेरिएबल वो है इलेक्ट्रोड गैप। तो इलेक्ट्रोड गैप किस तरह से इफेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोड गैप सिंपली जो प्रभावित नहीं करेगा, उसके लिए क्या है कि मिक्सचर स्ट्रेंथ भी और कंप्रेशन रेशियो दोनों से हम इसको समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक गैप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो उस डायग्राम को हम इस तरह से लेते हैं, इस एक्सिस पे लेते हैं हम मिक्सचर स्ट्रेंथ, मिक्सचर स्ट्रेंथ यहाँ ले लिया,
और यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रोड गैप, जो 0 से लेके हम 1 mm तक लेते हैं, और ये 0.5 mm यहाँ पर 0.25 और यहाँ पे 0.75। और अगर मिक्स स्ट्रेंथ की बात करें तो मिक्स स्ट्रेंथ है यहाँ कहीं पर हमने ले लिया 1, और उसके ऊपर ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया 1 पॉइंट, इधर इस तरह से कर देता हूँ 1.2, 1.4, 1.5 और ऊपर वाली मान लेते हैं हम 1.6। ये मिक्स स्ट्रेंथ हो गई। 1 का मतलब केमिकली करेक्ट रेशियो, और मिक्स स्ट्रेंथ जैसे ऊपर 1 से ऊपर है तो 1 का मतलब 100% या केमिकली करेक्ट रेशियो, और इससे ज़्यादा लेते हैं तो 1.2 का मतलब हुआ 20% फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है या रेशियो ज़्यादा है। तो अब इसमें अलग अलग कंप्रेशन रेशियो के लिए जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि हम लेते हैं 5 के लिए अगर कंप्रेशन की बात करें तो ये जो अपने लाइन है, इन लाइन को हम पहले वापस से लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये अपनी 0.25 की, 0.5 की, 0.75 की ये जो लाइनें हैं, और हम वापस से तो अलग अलग कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं इसकी कंप्रेशन रेशियो की, तो कंप्रेशन रेशियो के जो ग्राफ आते हैं वो इस तरह से आते हैं। ये है कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे कितना 5, इसके बाद में 6, 7 और यहाँ पे ये 10। तो 5, 6, 7 और 10 कंप्रेशन रेशियो है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोड गैप कम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोड कम से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से प्रभावित करता है। जहाँ अगर हम बात करें कि जैसे इलेक्ट्रोड जो कंप्रेशन रेशियो 5 है, तो 5 में मिनिमम अगर इलेक्ट्रोड गैप की बात करें तो इतना होगा, क्यों कंप्रेशन रेशियो 5 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो गैप होगा वो 0.5 से ज़्यादा ही होगा। फिर ये दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरी चीज़ इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसके बाद में अगर हम ज़्यादा लीन करते हैं मिक्सर को, जैसे यहाँ पर तो ये जो है ये 100% है, तो जो जो लीन करते जाएंगे तो भी इलेक्ट्रोड गैप हमें ज़्यादा जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, गैप की बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह अगर इसको मिक्सर को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर ऊपर के पॉइंट से देखें यहाँ पर तो भी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात है जो जो हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हैं, तो कंप्रेशन रेशियो अपने इस साइड में बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों तो क्या हो रहा है, तो हमारे इसमें जो इलेक्ट्रोड गैप की कम की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो ये अगर आपको डायग्राम याद होगा तो आप कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो से क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोड गैप कितना रखना पड़ेगा, या इलेक्ट्रोड गैप ज़्यादा किस में रखना पड़ता है। तो अपना जो लास्ट जो इसमें जो फैक्टर है प्रभावित करने वाला वो है टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस एक तरह से जो दहन कक्ष के अंदर मिक्सर या जो जली जो गैस होती है उनका उसमें जिग जैग मोशन होता है, उसी को हम टर्बुलेंस बोलते हैं। तो अगर टर्बुलेंस ज़्यादा रहेगा तो इसमें टर्बुलेंस पे भी है कि अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस रहेगा तो वो स्पार्क को ही क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो स्पार्क की एनर्जी है उसी को ज़्यादा डिसिपेट कर देगा, कई दूर में फैला देगा। क्यों, जितने ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो हीट का डिसिपेशन ज़्यादा होगा, हीट का डिसिपेशन ज़्यादा होने से उस पॉइंट पे फ्यूल जलेगा नहीं। कि वो हीट जो जलाने के काम आने वाली थी, हमने स्पार्क किया इसलिए था कि किसी एक थोड़े से एरिया में पहले फ्यूल जल जाए और उसके बाद में वो उसकी हीट से बाकी का फ्यूल जले। लेकिन अगर हमने टर्बुलेंस ज़्यादा कर दिया
तो वो जो स्पार्क की हीट आई वो भी क्या होगी, डिसिपेट होगी और बंटने से उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हीट डेवलप नहीं कर पाया, तो वहाँ पे फ्यूल नहीं जलेगा, उसको बोलते हैं क्वेंचिंग। दूसरा, अगर हम टर्बुलेंस बहुत कम करेंगे तो उसमें अच्छी तरह मिक्सअप नहीं होगा तो तब भी ये जो इग्निशन लैग है उसको प्रभावित करेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रॉपर टर्बुलेंस इसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, अगर हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा किसी जोन में तो वहाँ पर क्या होगी, फ्यूल जलने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, एक बार जल गया तो उसके बाद में टर्बुलेंस हमें हेल्प करेगा कि इसमें तो फ्लेम को आगे बढ़ाने में। तो जब अगर एक बार आग लग जाती है या आग जल जाती है, उसके बाद में हवा का मूवमेंट या जो किसी का मूवमेंट उससे क्या है और अच्छी तरह से दहन होता है। तो ये हो गए अपने पॉइंट सभी कि इंजन वेरिएबल्स हैं और इग्निशन लैग को कैसे प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया है और हम आगे डिटेल में बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे। रिपीट करेंगे तब आपको हो सकता है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अपना जो दहन का जो ये जो टॉपिक है ऐसा इंजन का, इसके बाद में जैसे अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, तो उसमें उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो डेटोनेशन कैसे होता है, तो इसमें बार बार ये चीज़ रिपीट होगी, तो उसमें आप नोट करते रहिए और अपने नोट्स भी इसी से बना सकते हो आसानी से। थैंक यू, धन्यवाद।